नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में ख़त्म करने का उद्देश्य रखते होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं जो पेपर के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने कि एग्ज़ाम हॉल के क्वेश्चन आपके आंखों के सामने उपयोगी होते हैं और उनको आप लोग करने बैठते हो। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में सभी क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं वो पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। कहने का मतलब है जो आपका सिलेबस दिया गया है यूपी टेट का, उस सिलेबस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं। इस प्रकार से हर सिलेबस के हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस वीडियो से कराऊंगा, वो भी सभी के सभी क्वेश्चन PYQ होंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से, किस हार्ड लेवल से या प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसीलिए यह वीडियो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी और क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी जिनको मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आज भी आपको बताऊँगा, ताकि कंसेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी आपका हो जाए, ताकि दोबारा चीज़ों को आपको देखना ना पड़े, एक बार में ही आपको सारी चीज़ें ज्ञात हो जाएं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे आपको एक साथ करा दूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, सवाना प्रदेश में हाथी घास एलिफेंट ग्रास वह कौन सी विशेषता है जो इसे अन्य वनस्पतियों से भिन्न बनाती है। क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुका है। अब आप लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि सवाना प्रदेश में हाथी घास। कोई भी टीचर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराएगा, मैं आपसे ये भी कह देता हूँ, क्योंकि उनको सिलेबस का अता पता है ही नहीं। बाहर की चीज़ें वो ज़्यादा पढ़ाते हैं, थर्ड पार्टी कंटेंट का यूज़ करते हैं। मैं वही कंटेंट आपको कराता हूँ जो सिलेबस भी ख़त्म हो जाए, आपके हित का काम हो जाए, आप पेपर में पहली बार पास हो जाओ। तो हाथी घास, ठीक है ना, जिसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, सवाना प्रदेश, जो कि सिलेबस का एक टॉपिक भी है सवाना, तो इसकी कोमल बनावट और अत्यधिक ऊंचाई के कारण भिन्न बनाती है। इसकी गुच्छेदार बनावट, लगभग 3 मीटर तक की लंबाई, इसका केवल शीत ऋतु में उगना और चपटा होना, इसका पार्कलैंड के नाम से जाना जाना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इसकी गुच्छेदार बनावट और लगभग 3 मीटर की लंबाई के कारण इसको हाथी घास बोलते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर होती है और हाथी घास का दूसरा नाम, या यहाँ की जो गुच्छेदार घास होती हैं, गुच्छेदार घासों को यहाँ पर पार्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, हाथी घास के बारे में। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि बिग गेम कंट्री की संज्ञा देने का ऐतिहासिक आधार क्या है। जो आपका सवाना घास के मैदान है उनको शिकार भूमि के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ केवल मांसाहारी जीवों की प्रधानता है? नहीं, यहाँ पर शाकाहारी भी रहते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं। पहला गलत हो गया। यहाँ के जीवों का शिकार करने में अत्यधिक कुशल होना। यहाँ पर्यटन पर पूर्ण प्रतिबंध, यहाँ पर पर्यटन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अतीत में यहाँ के वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार हुआ था। ये पहले की बात है दरअसल, कि सवाना के जो घास भूमि है ना, यहाँ पर दबा के अंधाधुंध बहुत पहले के लोगों ने यहाँ पर वन्य जीवों को नष्ट कर दिया, इसलिए यहाँ की भूमियों को शिकार भूमि के नाम से जाना जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और यहाँ पर सवाना प्रदेश को समझ लेना बहुत उपयोगी है, क्योंकि 1 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो सवाना को समझ लो। सवाना के बारे में 3 से 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पर करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सवाना प्रदेश आखिर है क्या, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 50 से 200 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश का ब्राज़ील के पठार, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में है। पेपर में कल को क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो आपका सवाना प्रदेश है इसका विस्तार किस देश में सर्वाधिक है, सूडान में सर्वाधिक है। इसी कारण सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
पेपर में यूपी टेट में क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सूडान तुल्य प्रदेश किसको बोलते हैं, सवाना को बोलते हैं। ये पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं अभी आपको क्वेश्चन में बता रहा था सवाना की घास के बारे में। घासें 3 मीटर लंबी होती हैं। कितनी? 3 मीटर यहाँ पर घासें आपकी लंबी होती हैं, ठीक है ना। और घासों का यहाँ पर बाहुल्य है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में घास पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण घास हाथी घास, एलिफेंट ग्रास, जहाँ से क्वेश्चन अभी जस्ट आपको कराया हूँ। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश बेल्ट भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्कलैंड या बुश बेल्ट कहाँ की घासों को कहा जाता है? उत्तर आपका होगा सवाना की घास के क्षेत्रों को पार्कलैंड बुश बेल्ट कहा जाता है। 3 मीटर से लंबी घास को हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद सवाना के जीव जंतु को भी एक बार देख लो। जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा, हाथी सवाना प्रदेश में विस्तृत घास के मैदान में एवं वृक्षों की यहाँ पर कम संख्या है, जीवों की अधिक है, ठीक, और घास यहाँ पर अधिक है। जंतुओं में गतिशीलता ज़्यादा है। जंतु इधर उधर बहुत घूमते हैं क्योंकि वहाँ पर वृक्ष बहुत कम मात्रा में है। यहाँ के जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसीलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि कहा जाता है। शिकार भूमि से क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया। शिकार भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जानवरों का पहले बहुत शिकार किया गया था प्राचीन काल में या थोड़े समय पहले, है ना, इसलिए इनको शिकार भूमि कहा जाता है। न उड़ने वाला पक्षी एमू पाया जाता है। कल को पेपर में आपसे पूछ ले एमू पक्षी जो उड़ता नहीं है वो किस प्रदेश में पाया जाता है? आपका जवाब होना चाहिए सवाना में पाया जाता है। जितना बताना था उतना बता दिया। अब यहाँ पर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, सवाना प्रदेश। सिलेबस का एक टॉपिक द एंड। अब नए मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि आप लोगों को नहीं पता है, जो यूपी टेट का जो आपसे पेपर बनेगा, एग्जामिनर जो पेपर आपसे सेट करेगा वो आपका SCERT से पेपर आपका बनता है। SCERT का मतलब होता है उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें 6 से 8 तक जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं वहाँ से पेपर बनता है। वही वाला नोट्स मैं आपको यहाँ पर पॉइंटों को बता रहा हूँ। जितने भी लोग इच्छुक हैं इन नोट्स को लेना चाहते हैं और यूपी टेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिन लोगों को नौकरी लेनी है तो नौकरी ले लो। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद शिक्षक भर्ती आपकी आ जाएगी और आएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका हो रहा है 4 वर्षों के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ऐसे लोग भी यूपी टेट देंगे जो सरकारी टीचर हैं, कार्यरत शिक्षक है, उनको भी देना पड़ेगा बिल्कुल। तो दोनों लोग इन नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स कैसे लेना है? दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लो तो आपको नोट्स मिल जाएगा। मैं आपसे खुद बात कर लूँगा और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, 299 रुपये है इस नोट्स का प्राइस, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस निचोड़ा गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, एग्रीकल्चर, जितना 60 नंबर का मटेरियल है वो पूरा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी किताब, थर्ड पार्टी की किताब, मार्केट की किताब, PYQ की किताब, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी, ठीक, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब नोट्स एक बार देख लो, इसमें पॉइंटों को हाईलाइट किया गया, कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत आपको ना करनी पड़ी। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, पूरा आपको मिल जाएगा। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितने भी मित्रों को सीटेट का भी नोट्स चाहिए वो भी ले सकते हो। अगर कॉम्बो में लेना चाहते हो सीटेट प्लस यूपी टेट 399 का दोनों नोट्स मिल जाएगा। दबा के पढ़ लेना, पेपर क्रैक हो जाएगा। पेपर के बाद आप हमसे मिलना, ठीक है ना। अब मैं आगे के क्वेश्चन की आपसे बात कर लेता हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु उस कारक की पहचान करें जो इसे मानव स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थकर बनाता है, यानी कि स्वस्थकर के विपरीत, ठीक, बीमार बनाता है, अस्वस्थकर बनाता है ऐसी जलवायु। यहाँ केवल, जिनमें अगर केवल आ जाए वो 99% मौके होते हैं गलत होने का। बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। केवल ग्रीष्म ऋतु में होने वाली तीव्र वर्षा गलत हो गया। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और नमी के कारण होने वाली जो उमस होती है वो लोगों को बीमार कर देती है। यहाँ की विषुवत रेखीय जलवायु कैसी है? तो यहाँ का पूरे वर्ष का तापमान उच्च रहता है, नमी रहती है, इस कारण लोग यहाँ पर बीमार, अस्वस्थ कर बन जाते हैं। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेश की
जीवन शैली में कयाक का प्रयोग किस विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है? कयाक क्या है? कयाक का मतलब होता है दोस्तों नाव। क्या? कयाक का मतलब होता है नाव। टुंड्रा के लोग नाव का उपयोग करते हैं। अब ये जो नाव बनाते हैं ना, नाव बनाने के लिए वहाँ पर इनको कोई लकड़ी या मैं धातु की बात करूँ कुछ नहीं है, ये खाल से बनाते हैं भाई। खाल, जानवरों की खाल उधेड़ते हैं, उसी से ये लोग कयाक, जिसको नाव बोलते, बनाते हैं। अब देखो, बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी को ये स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेज बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई गई नाव के रूप में ये शिकार करते हैं, जिसको कयाक बोलते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और ये बर्फ के घर बनाते हैं, जिनको इग्लू के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट देखते चलो, क्योंकि विकल्प भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। रेंडियर एक क्या है? रेंडियर एक आपका जानवर है, वो यहाँ के लोग पालते हैं। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता दिया। अगला यहाँ पर आप लोग देखो, कहता है मरुस्थलीय वनस्पतियों में पत्तियों का छोटा, चिकना, कांटेदार होना किस क्रिया को नियंत्रित करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने के लिए, जल के वाष्पन को न्यूनतम करने के लिए, भूमि की गहराई से पोषक तत्व खींचने के लिए, तनों की छाल को पतला करने के लिए। ठीक, मरुस्थलीय की बात करी गई है। रेगिस्तान की जो वनस्पति होती हैं, वहाँ पर कांटेदार वनस्पति, झाड़ीदार वनस्पति आपकी पाई जाती है। यहाँ पर लिखा भी है कांटेदार होना। ये कांटेदार होना किस क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये जल के वाष्पन को न्यूनतम करता है। कांटेदार झाड़ियाँ होंगी तो जल के वाष्पन को न्यूनतम, ये बहुत कम मात्रा में इसको करेंगी। ठीक, ये बात सभी लोगों को पता होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा पेपर में। उसके बाद अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द कब जोड़े गए? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये कब जोड़े गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है सार्क संगठन किस वर्ष अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में दोस्तों सार्क है, मैं आपको कई बार भी बता चुका हूँ। तो सार्क अफगानिस्तान में ये आपका शामिल हुआ था। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का इसको दर्जा दिया गया था। 2005 में ये शामिल हुआ था, है ना, और 2007 में इसको दर्जा दिया गया था। सार्क में कितने देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। दक्षेस, जिसको सार्क बोलते हैं, दक्षेस का मतलब सार्क, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं, 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। स्थायी कार्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। 2005 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था और 2007 में इसे पूर्ण दर्जा मिला। अब क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज आपको 2005 भी ऑप्शन में था, 7 भी था। 2005 में ये शामिल हुआ, 7 में इसको पूर्ण दर्जा मिला। दक्षेस सार्क 8 सदस्य देश हैं वर्तमान में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। ठीक, करेक्ट हो गया आपका इतना। अब आगे मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली भारत की महिला विजय लक्ष्मी पंडित थे, ये ख्याल कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर है आपके सामने, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रोटी और कमल फूल किस गुप्त योजना का हिस्सा था? आप लोग अक्सर 1857 का विद्रोह पढ़ते हो, यहाँ से इसने किया, उसने किया, कब किया, कितने लोग मारे गए, किसने दबाया विद्रोह, लेकिन आपने अक्सर किताबों में ये नहीं देखा होगा रोटी और कमल का फूल किस गुप्त योजना का हिस्सा था। ये आपको मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ इन्हीं किताब में है। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आप कहते हो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन आपको गहराई से पढ़ना पड़ता है। वो गहराई का निचोड़ मैंने आपके सामने नोट्स में समाहित कर दिया है। ठीक, रोटी और कमल फूल किस गुप्त योजना का हिस्सा था? तो शांति समझौते के प्रतीक के रूप में नहीं था, ये विद्रोह के संदेश को प्रसारित करने का प्रतीक था। विद्रोह जो था ना 1857 का, उसको फैलाने के प्रतीक के रूप में था रोटी और कमल का फूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
1857 से जुड़े ऐसे कुछ तथ्य, क्योंकि तथ्य पर आधारित यूपी टेट में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जैसे तथ्य है आपका 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था, पहला पॉइंट। और बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, मुगल सम्राट थे, तथा बेगम जीनत महल उनकी पत्नी थी, और अवध के नवाब की पत्नी हजरत महल, कुंवर सिंह, ये आदि लोग बन कर रहे थे, ठीक है ना। और आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल फूल को विद्रोह का प्रतीक बनाया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने हाईलाइट यहाँ पर कर रखे हैं। और आप सभी को पता है कि 29 मार्च 1857 को बंगाल की छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, उसे फांसी दे दी। 9 मई 1857 की घटना, 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया और उनको 10 वर्ष की जेल की सजा दे दी गई। तो हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बहादुर शाह जफर से ये लोग दिल्ली में सुबह तड़के लाल किले में जाकर के मिले और अपने राजा अर्थात बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर लिया, है ना। और इनकी बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में रंगून में हुई थी। बताने को तो बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत पॉइंट हाईलाइट किए गए। बताने लगूंगा तो टाइम आपका व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं आगे के क्वेश्चन को जल्दी से कराता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में दिए गए बंगाल विभाजन का वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य क्या था। कर्जन ने विभाजन कर दिया बंगाल का 1905 में। इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या बताया था उसने? प्रशासनिक सुधारों को धरातल पर उतारना, हिंदू मुसलमानों समुदायों के बीच फूट डालना, ठीक है ना, फूट डालना, यही उसका वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य था। लेकिन इसने कह दिया कि प्रशासनिक सुविधा या कुछ नियम लागू करेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये नहीं था, इसने हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डालने का काम किया, इसलिए बंगाल विभाजन यही इसका मुख्य उद्देश्य था। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, मंगल पांडे की शहादत का तत्कालीन कारण सेना में किस नई तकनीक के विरोध में हुआ था। तो उस दौरान अभी जस्ट आपको बताया, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग अनिवार्य किया जाना था, तो इसी तकनीक का विरोध मंगल पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग कर लो, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, और इसमें 15 न्यायाधीश, कितने 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग, कहता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तिलक के इस नारे ने किस विचारधारा को जन्म दिया। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक का यह नारा फेवरेट है, नारा ख्याल कर लेना, तिलक का नारा है। और तिलक लाल बाल पाल, ठीक, लाल बाल पाल ये क्या थे? ये गरम दल के नेता थे। गरम बोले तो उग्रवादी, उग्र या गरम दल के नेता, ठीक। तो गरम दल की उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा, इसमें बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल जिनको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक जिसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया आपका। और नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो प्रार्थनाओं की राजनीति किया करते थे, प्रार्थनाओं के माध्यम से अंग्रेजों को लुभाते थे कि ये लागू कर दो, नौकरियां दे दो, खर्चे यहाँ से यहाँ उठा करके कर दो, ये प्रार्थना किया करते थे। इन्होंने कहा कि प्रार्थना क्यों भिखमंगे की तरह बने हुए हो, फिर ये कहते हैं कि डायरेक्ट युद्ध करो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष लड़ाई करो, गरम दल के नेता ये बोलते हैं, ठीक। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहता है, जनजातियों के संदर्भ में पिग्मी और बोरो का निवास स्थान क्रमशः किन नदी घाटियों में है। अब क्वेश्चन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1-2 चैप्टर दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जिनको मैं आपको बता दूंगा अभी। पिग्मी और बोरो, देखो पिग्मी जो है ना, पिग्मी आपका ये अफ्रीका की घाटी जायरे घाटी एक पड़ती है, जायरे घाटी, ठीक, जायरे में पिग्मी पाया जाता है। और बोरो एक आपकी जनजाति है, बोरो आपकी अमेजन घाटी में, अमेजन नदी घाटी में, अमेजन, ठीक। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो जायरे अफ्रीका में अमेजन घाटी, बोरो यहाँ पर पाया जाता है। और आपकी पिग्मी है, और 3-4 जनजातियाँ आपके सिलेबस में दी गई हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी उठा है अभी तक पेपर में, उनको अभी मैं आपको करा दूंगा, ठीक, अभी करा दूंगा।
ख्याल कर लेना कि मुझे क्या कराने वाला है, कुछ जनजातियां मैं आपको कराऊंगा जो दुनिया की हैं। टुंड्रा प्रदेश की उस भौगोलिक घटना का वर्णन करें जब 3 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता। भाई टुंड्रा में 3 महीने सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य चमकता ही रहता है, फिर 3 महीने की रात होती है। तो टुंड्रा की उस भौगोलिक, यहाँ पर मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, यहाँ पर सूर्य अस्त ही नहीं होता है भाई, अस्त ही नहीं होता। अभी पॉइंट आपको बताऊंगा इससे जुड़े हुए, ठीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसको कर लो। उसके बाद अगला यहाँ पर आपके सामने कहता है मरुद्यान ओएसिस की उपस्थित मरुस्थल के किस भाग को कृषि योग्य बनाती है। मरुद्यान का मतलब रेगिस्तान का ऐसा इलाका जहाँ पर कोई नदी है या कोई झील है, जहाँ का थोड़ा बहुत उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर फल खेती वगैरह हो जाए, शकरकंद आलू, उसको मरुद्यान बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेत के ऊंचे टीले वाले भाग को नहीं बोलते हैं। जहाँ केवल आए तो गलत हो जाएगा पेपर में कुछ पॉइंट। मरुस्थल के सबसे शुष्क भाग, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी विकल्प हो जाएगा, जहाँ पर आपकी फसल उग सके। तो जहाँ जल के स्रोत के कारण वनस्पति उग जाती है उसको मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। मुझे अभी आपको बताना था कुछ जनजातियों के बारे में। जैसे मुझे ख्याल आ गया, सवाना प्रदेश की पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजाति पाई जाती है जो पशुपालन का काम करती है। नाइजीरिया के में सवाना प्रदेश में हौसा जनजाति पाई जाती है जो कृषि काम करती है। जैसे मसाई मैंने यहाँ पर लिखा पूर्वी अफ्रीका में, हौसा नाइजीरिया में, पिग्मी जायरे में, सेमांग आपकी मलेशिया में पाई जाती है। और भी जैसे मरुस्थल की मैं बात करूं, अभी आपको मरुद्यान बता रहा था। मरुद्यान का मतलब क्या होता है, जहां पर जल के स्रोत या नदी होती है, आसपास पेड़ पौधे झाड़ियां उगाती हैं। यहाँ पर लोग शकरकंद, तम्बाकू, मोटे अनाज, प्याज वगैरह उगा दिया करते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं। शायद क्वेश्चन आपको देखने को मिला हो पेपर में। और अरब, ये मैं बता रहा था, अरब की बद्दू जाति है और कालाहरी बुस्मैन जनजाति कालाहरी में पाई जाती है, ठीक। तो ये जनजातियां थी जिनको मुझे बताने का काम आपको बताना था, बता दिया आपको। अब जितने भी लोग वाकई में जो संघर्षशील है, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा यार इन नोट्स को ले लेना, क्योंकि मैंने इसमें पूरी मेहनत अपनी झोंक दी है। जैसे आग में कोई चीज़ झोंकी जाती है, उसी प्रकार हमने इसमें आपकी पूरी मेहनत झोंकी है और सारा सिलेबस पूरा निचोड़ मैंने एकत्र किया है और आपका बिल्कुल सहयोग कर दूँ इस उद्देश्य से, ठीक है ना। तो इनको अवश्य आप लोग ले लेना, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ताकि एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन आपका ही हो जाएगा, ठीक है ना। आप ही को पेपर क्रैक करना है, आप ही को नौकरी लेनी है या आपको ही अपनी नौकरी बचानी है, कुछ भी करना है तो आपके लिए ही उपयोगी रहेगा, ठीक। पूरा सिलेबस है आपका द एंड। अब मैं आगे बात करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में युद्ध की विभीषिका से आने वाली पीढ़ियों को बचाना किस अंग का प्राथमिक लक्ष्य है, ठीक है ना। तो युद्ध से बचाना ये सुरक्षा परिषद या महासभा से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी देश भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं, अभी मैं आगे इन पर बात कर लूँगा। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के समय नाना साहब किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब कमेंट बॉक्स में भाई इसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। अभी यूपी से वीडियो देख रहे हो, नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, इतना ना पता हो तो आपको कितना पता होगा। अब इसका उत्तर हमें हर किसी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है ना। हो सके तो आप इन सभी के बारे में बता देना कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। अगला देखो, भारतीय कांग्रेस के गरम दल नेताओं की मुख्य कार्यप्रणाली क्या थी, बताओ। अभी मैं आपको बताया हूँ नरम दल, यहाँ पर नरम और गरम। नरम का मैंने बताया हूँ आपको प्रार्थना पत्र, सभाएं और वैधानिक प्रस्ताव, ये नरम दल के नेताओं की था। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति एमंडसन, उत्तरी, रुको इसमें डबल क्वेश्चन है, देखो। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंडसन थे और उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा, पहला उत्तर यहाँ पर दिया गया है आपका। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन पहुंचे थे, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा था। उत्तरी ध्रुव पर कोलंबस नहीं पहुंचा था, ना ही वास्को डी गामा पहुंचा था। वास्को डी गामा तो भारत आया था आपका, कोलंबस ने समुद्री मार्ग उधर खोज की, ठीक। तो रॉबर्ट पियरे पहुंचा सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिण ध्रुव पर कौन पहुंचा, एमंडसन। नेक्स्ट, गदर पार्टी 1913 की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा किस देश में की गई थी। तो अमेरिका एंड कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। टू द पॉइंट चीजें समझते चलो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से कौन सा देश शामिल नहीं है, भैया नहीं वाला बताना।
चाइना शामिल है, रूस, फ्रांस ये शामिल है आपका। भारत इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ठीक, चीन, रूस, फ्रांस और आपके 2 देश और हैं। 2 देश हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो अक्सर पेपर में आया करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं बताओ? अमेरिका है या नहीं बताओ? यस। सवाना प्रदेश में जंतुओं की गतिशीलता अधिक होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वृक्षों की कमी है भाई। अत्यधिक ठंड जैसी कोई समस्या नहीं है, ना ही केवल पानी की लंबी खोज, ना ही पहाड़ों की अनुपस्थिति। वहाँ पर विस्तृत घास के क्षेत्र हैं, वृक्षों की कम संख्या है, इसलिए सवाना प्रदेश में जंतु जो है ना, जीव जंतु, वो इधर से उधर होते रहते हैं। और यहाँ की घास को क्या बोलते हैं मैंने बताया है, एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों द्वारा हारपून के स्थान पर किस आधुनिक उपकरण का उपयोग बढ़ा है? हारपून था एक हथियार। हारपून क्या था? हथियार या औजार बोल लो, जिससे ये हमला किया करते थे, हथियार। हारपून जो कि ये हड्डी से बनाते थे। हारपून किससे बनाते थे? क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं, हड्डी से बनाया करते थे। अब आधुनिक आ गया है, 50 वर्षों से ये लोग राइफल का यूज़ कर रहे हैं। क्या? राइफल का यूज़ कर रहे हैं। पहले ये स्लेज गाड़ी, तीर कमान, कयाक, खाल से मड़ी हुई नाव का प्रयोग करते थे। अब ये राइफल से एकदम दनाके से मार देते हैं जानवरों को। अब आगे का क्वेश्चन देखो आप लोग। ऊंट के कुबड़ में संचित वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊंट को तेज दौड़ने में मदद करता है, पानी की कमी को पूरा करना, ऊर्जा प्रदान करता है, कटीली झाड़ों से पचाने में सहायता करता है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है। तो पानी की कमी को पूरा करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ऊंट के कुबड़ जो होता है उसमें वो वसा को संरक्षित कर लेता है, ताकि रेगिस्तान में ऊंट को जहाज इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। लगभग 20 दिन बताए गए हैं शायद। ठीक, 1857 की क्रांति के लिए पहले से निर्धारित आधिकारिक तिथि क्या थी? 31 मई 1857 थी, यही निश्चित की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और इसका मुख्यालय कब? आगा खां, ढाका, 1906। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद मानवाधिकार दिवस सभी को पता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कहता है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ये कब किया था? 1911 में किया था। जब ये जॉर्ज पंचम कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। और जॉर्ज पंचम से मुझे याद आता है, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, जो अपना राष्ट्रगान है ना, इन्होंने स्वागत में, जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही राष्ट्रगान लिखा था, जो आज आपका भारत का राष्ट्रीय गान बना हुआ है। ठीक है ना, ये जॉर्ज पंचम का स्वागत था। उसमें कहता है, उसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, भारत भाग्य विधाता, कि भारत के भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम तुम ही हो। तो इसमें अंग्रेजों की महिमा का गान है, इसमें भारत का क्या है बताओ? जरा सोचना, इसको गूगल करके देख लेना कि ये जो जनगण मन लिखा गया है, ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया है कि भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। सिंधु, पंजाब, गुजरात, मराठा का पूरा क्षेत्र आपको अभिवंदन करता है। इस प्रकार का है ये। बताओ क्या कहोगे आप लोग इस पर? कुछ नहीं कहोगे, शांत रहोगे और क्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले निम्नलिखित में से कौन भारतीय नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, BN राव, मदन मोहन मालवीय। बताओ। मदन मोहन मालवीय भाई, ये तो BHU की स्थापना किए थे 1916 में। अब क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये 1945 के बाद की कहानी है। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, BN राव, ये लोग क्या थे? ये लोग क्या थे? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 व्यक्ति, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आखिर मैं आपको समझा ही देता हूँ 2-3 बातें
जैसे महासभा की अध्यक्षता आपकी विजय लक्ष्मी पंडित रह चुकी है। सुरक्षा परिषद में 15 आपके क्या है सदस्य देश होते हैं, 5 स्थायी, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये 5 हैं। 10 अस्थायी देश हैं, आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और भारत के लोग इसमें BN राव, नगेंद्र सिंह, श्री RS पाठक, दलवीर भंडारी, ये लोग न्यायाधीश रह चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और पता है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या थी? भारत ने कोरिया, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने के लिए सेना भेजी। ठीक, समझ गए आप लोग? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी नोट्स के द्वारा। अब आगे मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सहारा मरुस्थल की गुफाओं के प्राचीन चित्रों में वहाँ की पूर्व जलवायु के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मिलता है ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था। सीटेट एग्जाम में इसने रिकॉर्ड तोड़ के पूछा कि प्राचीन काल में यहाँ पर नदी है, मगरमच्छ है, जीव जंतु है, सब कुछ था और ये हरा भरा मैदान कभी कभार हुआ करता था। कभी कभी यहाँ पर नदियाँ, घड़ियाल और हरे मैदान हुआ करते थे। यही संकेत करता है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक, मैं जल्दी से बताता हूँ, थोड़ी टाइम की कमी है। टुंड्रा प्रदेश में स्लेज खींचने के लिए किन जानवरों का उपयोग किया जाता? भाई कुत्ता, ऊंट और हाथी, रेंडियर और ध्रुवीय भालू यहाँ पर दिए गए हैं और कुत्ते दिए गए हैं। ये स्लेज गाड़ी खींचते हैं, ये बर्फ़ पे चलते हैं ना, स्लेज गाड़ी को खींचते हैं टुंड्रा प्रदेश के लोग। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है 1850 में कंपनी सरकार ने ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए किस कानून का पैतृक संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया था? 1850 का धार्मिक अक्षमता का अधिनियम था, अक्षमता का अधिनियम था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लेना। गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित सामाजिक पत्र का नाम क्या था जिसके मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा होता था? इसका नाम था भाई गदर, क्योंकि गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित एक पत्र गदर था जिसमें अंग्रेजी राज का दुश्मन, इसके टाइटल मुख्य पृष्ठ पर यही लिखा रहता था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? स्थायी की बात यहाँ पर की गई है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी किसको चुना गया था? अस्थायी की बात करूं, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक, और BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल, बारदोली में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे दी, 1928 का वर्ष था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद कर लेना, 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई कितने वर्ष का ये होता है बताओ? कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 9 वर्ष का, ये होता है 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्र कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में किन मुख्य उत्पादों को लक्षित किया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन के बाद। अगला है टुंड्रा प्रदेश के इग्लू में प्रयुक्त होने वाली कालीन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से निर्यात की जाती है? भदोई कालीन के लिए ही फेमस है। अब भदोई से कोई वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा भाई हमारे ज़िले में कालीन ही फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। और उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर कालीन की, तो ये टुंड्रा प्रदेश तक पहुंचती है, जहां पर पहले लोग इग्लू से बर्फ़ के घर बना के रहते थे, है ना, उसमें अब उसकी जगह पर ये कालीन को ऊपर से तान देते हैं, ऊपर से ढांक देते कालीन को ठंड से बचने के लिए। तो ये भदोई से निर्यात की जाती है, पूरी दुनिया में निर्यात की जाती है, आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में डलहौजी के विलय नीति का शिकार होने वाला, विलय नीति, डलहौजी की विलय नीति भाई किस पर भारी पड़ी थी? तो ये सतारा पर भी, झांसी पर भी, नागपुर पर भी, लेकिन हैदराबाद पर नहीं। यहाँ पर नहीं वाला ही पूछा गया है। ठीक, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बंगाल में किस गुप्त समिति की स्थापना की गई थी? गुप्त समिति का नाम था अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति गुप्त नाम था। मार्लेमेंटे सुधार 1919 का कौन सा प्रावधान जिसने सांप्रदायिकता का बीज बोया? तो सांप्रदायिकता के बीज बोया मार्लेमेंटे सुधार में प्रावधान था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। ठीक, उसके बाद क्या है क्वेश्चन आपके सामने?
ये देखो, अवध 1857 की अवध से बेगम हजरत महल, कहाँ से? अवध से। नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे इन्हीं के साथ मिल करके, और तात्या टोपे बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे। ठीक, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो अंतिम, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? कुल कितने मुख्य अंग हैं? अब भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर देना, ठीक है ना। और मैं आपसे बताऊं, क्या बताऊं, ये क्वेश्चन आपका छूट गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? नवीनतम देश दक्षिणी सूडान, किसमें लिखा दक्षिणी सूडान? 1993, सॉरी 193 देश इसमें शामिल हैं। दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये सारा कंटेंट नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब नोट्स आप लोग ले करके इसको पूरा पढ़ लेना। नंबर कहाँ पर है? नंबर ये रहा 9696400597। इस नंबर पे कॉल करो, मैं आपसे बात कर लूँगा और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 299 इन नोट्स का प्राइस है। कॉम्बो में भी आपको मिल जाएगा नोट्स, हेल्प भी आपकी की जाएगी इन नोट्स की सहायता से। और जब 1857 का जो विद्रोह हो रहा था ना, आर्थिक कारणों में कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, क्योंकि अंग्रेज बना रहे थे मशीनों से भारत का हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, इनका विनाश हो गया। तो ये किस कारण से हुआ भाई? मशीनों से बनी सस्ती विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से ये आपका नष्ट हो गया था, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। ठीक, और क्या है, तो सारे क्वेश्चन मैंने 50 यहाँ पर आपको करा दिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से बिना टेंशन लिए अच्छे से पढ़ो। ठीक, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।